Hey guys, welcome back to the another episode of Anatomy series. आज हम बात करेंगे शिरा धमनी और स्तोत्र के बारे में। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं अपने 40 मार्क्स के आयुर्वेद पोर्शन में से मैक्सिमम मार्क्स को। एंड आपको पता ही है कि एनाटमी में मॉडर्न और आयुर्वेद का पोर्शन जो है वो 60:40 को कवर करता है। अभी तक मैं आपको मैक्सिमम चीजें कवर करवा चुकी हूँ। उसमें मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, उसको राइटिंग करने का तरीका बता चुकी हूँ। तो उसी लेगेसी को आज कंटिन्यू करने के लिए हम बात करते हैं सिरा धमनी और स्तोत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिराओं के बारे में। अगर हम बात करते हैं सिरा के बारे में, उसका मॉडर्न कॉरिलेशन है वेन से। तो सिरा इज कंपेटेबल टू वेन, और वेन का काम क्या होता है? ब्लड को हार्ट के टूवर्ड्स लेके जाना, ताकि वहां पे उसका लंग्स के अंदर जाके प्योरिफिकेशन एंड पंपिंग हो सके। इसकी जो व्याख्या है वो है शरनाथ शिरा। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि शरनाथ शिरा किसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्वरूप के बारे में। वो आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया गया है कि शिराओं के अंदर कार्य कुछ इस प्रकार से होता है कि शिराएं कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलिट होकर पूरे शरीर के अंदर उपस्नेहन और परिपालन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में, मतलब इसके ओरिजिन के बारे में। इसका ओरिजिन जो है वो भी आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताया गया है, और नाभि को इसका मूल ओरिजिन माना गया है, जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। शब्द सिरा स्थानी भवंती। शिराएं जो होती है वो हमारे पास 700 होती है, एवं जो हमारी मूल शिराएं होती हैं वो 40 होती हैं। मूल शिराओं का जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उन शिराओं का नाम है वात, पित्त, कफ एंड रक्तवह शिरा। ये पूरी 10-10 की संख्या में प्रेजेंट रहती है, और जो कंप्लीट शिराओं का जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि वात की शिराएं 175, उसी प्रकार से पित्त, कफ एंड एवं रक्त की रहती है। आपको ये लर्न करना है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इवन आपसे एक 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर सिराओं का डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिराओं के वर्ण के बारे में। आपको पता है कि वातिक शिराएं जो होती हैं वो अरुण वर्ण की होती हैं, जो वायु से भरी हुई रहती है। पित्तिक शिराएं जो होती हैं वो नील वर्ण की होती है, वो ऊष्मा होती हैं। एवं कफ शिराएं जो होती है वो श्वेत वर्ण की होती है, वो शीत होती हैं। और रक्त वर्ण की शिराएं जो होती है वो रक्त व शिराएं जो होती है वो रोहिणी या फिर रक्त वर्ण की होती है, जो न ही अति उष्ण न ही अति शीत होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिराओं का कार्य। जो शिराओं का कार्य कुछ इस प्रकार से होता है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है, जो उनके प्राकृतिक कर्म है, मतलब जो उनके नेचुरल कर्म है, एक उसके वैकृत कर्म, मतलब कि उनके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, जो वो कार्य करेंगी। सबसे पहले हम जब मूल शिराओं का वर्णन करते हैं तो हमारी 4 मूल शिराएं हैं, और हमें उन्हीं का ही कार्य पढ़ने वाले हैं। प्राकृत कर्म और उनका वैकृत कर्म। जो वातिक व शिराएं हैं, आपको पता है कि वात का कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर वायु का अच्छी तरह संचार कराना, एवं जितनी भी क्रियाएं होती हैं वात के थ्रू वो सारी कराना। लेकिन अगर हमारा वात वैकृत हो गया तो वात का विकृति के अंदर संधि शूल एवं अपच का कार्य होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्त व शिराओं का। जो इसका पित्त का प्राकृत कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर ऊष्मा प्रदान करना, जठराग्नि को मेंटेन करना, शरीर के अंदर प्रभा कांति का कार्य करना। ये पित्तवह का प्राकृत मतलब नेचुरल काम होता है। लेकिन उनकी विकृत के अंदर, जब उनके अंदर कोई भी विकृति उत्पन्न होती है तो उसके अंदर वो अम्ल पित्त की एवं ईचिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ व शिराएं। जो प्राकृत कर्म में प्रेजेंट रहती हैं, वे शरीर के अंदर कफ का काम क्या होता है? कफ के गुण जो होते हैं स्निग्ध, रुक्ष, स्निग्ध, शीत। जो एक कफ का है, स्निग्धता, संधियों में स्थिरता, उत्साह, दृढ़ आदि गुण उत्पन्न करना। एवं जो इसके विकृति का कार्य है वो आता है अरुचि और नींद का अधिक आना, मतलब आलस्य को शरीर के अंदर बढ़ा देना। रक्त व शिराएं क्या होती है? जो शुद्ध रक्त का संचार करती है एवं धातुओं की पूर्णता करती है। और वैकृत के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये गाउट और हाइपरटेंशन का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट आता है अवध शिराएं।
कुछ ऐसी शिराएं जिनका वेधन मतलब पंचर होने से मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी शिराएं जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 98% होती हैं। तो आपको ये लर्न करना है, ये भी आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि अवध शिराएं कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, 98, और उनका जो षडंग के अनुसार वर्णन है वो भी आपको लर्न करना है। शाखाओं में कितनी प्रेजेंट होती हैं, 16, देन मध्य शरीर के अंदर 32 एंड उदर जत्रुगत के अंदर 50 प्रेजेंट रहती है। ये हमने किया शिरा को कंप्लीट। शिरा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि शिरा की संख्या बताइए, वो एमसीक्यू में पूछेंगे, और शिरा के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, वो आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे 10 मार्क्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धमनी। जिस प्रकार से हमने शरणार्थ शिरा शिरा की व्याख्या पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम धमनी की व्याख्या पढ़ते हैं, धमनाथ धमन। और जिस प्रकार से हमने वेन्स को कोरिलेट किया था शिरा से, उसी प्रकार से हम धमनी को कोरिलेट करते हैं हमारी आर्टरी से। तो आपको पता है कि आर्टरी का क्या काम होता है। आर्टरी का जो काम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती है एवं पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। तो इसका जो स्वरूप है वो वायु से पूर्ण रहती है एवं हृदय से संबंधित रहती है। तो स्वरूप के अंदर क्या बताया गया है, जो हृदय से संबंधित रहती है और वायु से पूर्ण होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। नाभि ही इसका उत्पत्ति स्थान बताया गया है, तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एवं आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी धमनियां हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 24 धमनियां प्रेजेंट रहती हैं और आपको लर्न करना है कि 24 धमनियों का किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले आती है ऊर्ध्वगामी धमनी, जो नेक के ऊपर वाले रीजन में जाएंगे वो 10, देन अधोगामी वो भी 10, देन तिर्यकगामी वो हमारे पास 4 प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य की। तो जो हमारी ऊर्ध्वगामी मतलब जो हमारी नेक के ऊपर वाले रीजन में जाती है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उच्छ्वास, जम्बाई, छींक, जितने भी हमारे अपर बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे ये क्रियाएं ये धमनियां करवाती है। नेक्स्ट होती है अधोगामी, मतलब जितने भी हमारे मल मूत्र, वात, शुक्र, आर्तव वाले कार्य है वो अधोगामी धमनियां करवाती है। तिर्यकगामी के अंदर हम जैसे शरीर के अंदर ये जाल की तरह फैली रहती है और जो शरीर की लोमकूपों से संबंधित रहती है, जो कि श्वेद का वहन कराती है, जो अपनी पूरी बॉडी के अंदर स्वेदन का कार्य कराती है, ये होती है हमारे पास तिर्यकगामी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्रोतस के बारे में, जो कि आपसे 10 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन आप लिख के ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाखा की, व्याख्या की, सॉरी। तो व्याख्या के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसकी जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से है। श्वरनाथ स्वरतांति, जो हमारे शरीर में स्वर मतलब कि गति का क्रिया करती है, कार्य करती है, वो हमारे पास स्रोतस होते हैं, जिनसे स्राव निकलता है, जिनसे बेसिकली जैसे कि हमारे पास एक मटका है, उसमें जब हम नया मटका लेके आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी अपने आप रिसता रहता है। तो उसी प्रकार से बॉडी के अंदर से भी स्रोतों के थ्रू जो चीजें ऊज आउट होती रहती हैं वो उस प्रकार से स्रोतस का कार्य होता है। सो सबसे पहले आपको लर्न करना है इसके स्वरूप के बारे में। सो स्वरूप जो है वो इसका कुछ इस प्रकार से है। स्वर धातु स्वर समवर्नामी व्रत स्थूल। सो जो धातु का स्रोत है, जो कि धातु के वर्ण मतलब कि गोल, मोटे, सूक्ष्म आकृति वाले, लंबे, लता के समान होते हैं एवं चारों तरफ फैले जो रहते हैं शाखाओं में, प्रशाखाओं में, वे हमारे पास होते हैं स्रोतस। स्रोतस बेसिकली क्या होते हैं, चैनल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट कार्य रहता है। लाइक हम आगे बात करेंगे कि स्रोतसों की संख्या क्या होती है और स्रोतस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पर्याय के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका पर्याय आता है, जो आपको लर्न करना है, वो है कृतांशी, शिरा, धमने, रसायन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय हैं जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। आप इतने ही पर्याय लर्न करें, उससे ज्यादा लर्न करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखो, स्रोतस की जो उत्पत्ति है वो आकाश महाभूत उसके अंदर प्रमुख रहता है। सृष्टि के
उत्पत्ति के कारणभूत होने से स्रोतस पंच महाभौतिक संगठन को अपने अंदर लेते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि स्रोतस चैनल्स के अंदर एम्प्टीनेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है, तभी चीजें जो है वो वहन कर पाती है, तो उसी लिए इसके अंदर आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संख्या के बारे में। सो हमारे पास 13 स्रोतस बेसिकली प्रेजेंट है, 13 जो कि आचार्य चरक द्वारा बताए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट आचार्य डिफरेंट डिफरेंट स्रोतस के बारे में बताते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 13 स्रोतस बताए गए हैं वो आचार्य चरक के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के बारे में। उन्होंने 22 स्रोतस बताए हैं एवं उन्होंने स्रोतसों की व्याख्या भी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बहिर्मुख स्रोतस 9 होते हैं पुरुषों में और स्त्रियों में 12 प्रेजेंट होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इवन 10 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो आपको सारी चीजें कंप्लीटली मेंटेन करनी होती है, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता है, तभी आपको मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मार्क्स मिल पाते हैं। स्रोतसों का भेद जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको चरक के अनुसार जो 13 स्रोतस है उनका सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष एवं स्वेद। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि इन्होंने इन्हें योग वाही स्रोतस भी कहा है। तो आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन से आचार्य ने स्रोतसों को योग वाही कहा है एवं योग वाही स्रोतसों की संख्या बताइए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ आपको डिफरेंशिएट मिलेगा, जैसे इन्होंने प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, मेद, पुरीश, शुक्र एवं आर्तव का वर्णन किया है, एवं आचार्य चरक ने आर्तव का वर्णन न करते हुए श्वेत व स्रोतस का वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आचार्य वाग्भट के बारे में, जो कि 2 प्रकार के स्रोतस बताते हैं, दृश्य एवं अदृश्य। जो कि आंखों से देखे जा सकते हैं वो दृश्य होते हैं, पुरुषों के अंदर 9 होते हैं, स्त्रियों के अंदर 12 स्रोतस प्रेजेंट होते हैं, और अदृश्य स्रोतस जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, क्योंकि वो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। परंतु अगर अभ्यांतर स्रोतस की बात करते हैं, जो कि चरक आचार्य ने 13 माने, उसी प्रकार से इन्होंने भी 13 माने हैं। अब हम बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने जो बहिर्मुख स्रोतस बताए हैं वो उसका उन्होंने वर्णन किया है। 9 किस प्रकार से हैं? कान 2, आंखें भी 2, मुख 1, नासा 2, बुद्ध 1, नेत्र 1। सो ये पुरुष के अंदर 9 स्रोतस हो गए। ऐसे ही फीमेल के अंदर 2 स्तन, आर्तव व स्रोतस, और ये कंप्लीट इन्होंने ये 12 स्रोतस बताए हैं। तो आपको ये टेबल कंप्लीटली एज इट इज लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणवायु स्रोतस की। इसमें हम बात करेंगे इनके स्थान के बारे में, जो इनका मूल स्थान है, कहाँ से इनका ओरिजिन है, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। वो आचार्य सुश्रुत एवं आचार्य चरक ने भिन्न भिन्न बताए हैं। तो आचार्य चरक ने प्राणवायु स्रोतस का जो मूल स्थान बताया है वह हृदय एवं महास्रोतस बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने हृदय और रस वाहिनी धमनियां बताया है। उदक व स्रोतस के लिए तालु, क्लोम, और यही सेम हमारे पास आचार्य सुश्रुत बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्न व स्रोतस के लिए। तो इसके लिए होता है आमाशय, वाम पार्श्व, और जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है वो है आमाशय, अन्न वाहिनी धमनियां। रस व स्रोतस के लिए हृदय और 10 धमनियां, और इन्होंने बताया है हृदय और रस वाहिनी धमनियां। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आचार्य ने हृदय का स्थान कौन कौन से स्रोतसों को बताया है। तो आचार्य चरक ने प्राण व स्रोतस का स्थान भी हृदय बताया गया है, रस व स्रोतस का स्थान भी हृदय बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त व स्रोतस में यकृत एवं प्लीहा। इन्होंने बताया यकृत, प्लीहा एवं रक्त वाहिनी धमनियां। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि रस वाहिनी धमनियां जो 2 आचार्य ने सुश्रुत ने बताया है प्राण व स्रोतस एवं रस वाहिनी के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रस व स्रोतस के लिए रस वाहिनी धमनियां रहेंगी, वो प्राण व स्रोतस के लिए भी प्रेजेंट रहती है। तो ये तो एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चा मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होता है। तो मांस व स्रोतस के लिए स्नायु एवं त्वक, इन्होंने बताया है स्नायु, त्वक एवं रक्त वाहिनी धमनियां। रक्त वाहिनी धमनियों के लिए भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मांस व स्रोतस का भी मूल स्थान है। मेद व स्रोतस के लिए आता है व्रको और वपावहन, इन्होंने बताया है व्रको एवं कटी।
अस्थि व स्रोतस केवल चरक के द्वारा वर्णित है, सो इन्होंने मेद एवं जघन बताया है। मज्जा व स्रोतस भी केवल चरक आचार्य द्वारा वर्णित है, तो इन्होंने अस्थि एवं संध्या बताया है। शुक्र जो है वो वक्षंग एवं शीर आचार्य चरक द्वारा बताए गए हैं। वक्षंगों एवं स्तनों सुश्रुत द्वारा बताए गए हैं। मूत्र व स्रोतस वस्ती वक्षंग एवं आचार्य सुश्रुत द्वारा वस्ती एवं नेत्र। पुरीश व स्रोतस पक्वाशय स्थूलगुद इन्होंने बताया है पक्वाशय एवं गुद। श्वेत व स्रोतस के लिए मेद एवं लोमकूप और आचार्य सुश्रुत इनका वर्णन नहीं करते हैं। आर्तव व स्रोतस का वर्णन आचार्य चरक के द्वारा नहीं मिलता है एवं आचार्य सुश्रुत के द्वारा मिलता है, जिन्होंने इन्होंने गर्भाशय एवं आर्तवयी धमनियां बताए हैं। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताया कि स्रोतसों का मूल स्थान क्या है, जो कि टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से स्रोतस नहीं माने हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने अस्थि मज्जा एवं श्वेद व स्रोतस को नहीं माना है। उसके अतिरिक्त उन्होंने आर्तव व स्रोतस को माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्रोतसों का कार्य क्या होता है। स्रोतस जो होते हैं वो पूरे शरीर के अंदर धातुओं का वहन करवाते हैं एवं उनके शरीर का पोषण करते हैं और प्राकृत अवस्था में मेंटेन करते हैं बॉडी को, और उसके मलों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। एवं आधुनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये स्टोर का, अब्जॉर्प्शन का, एलिमिनेशन का, सिक्रेशन का, कैरी का और डाइजेशन का कार्य करते हैं। अगर हम स्रोतसों की आगे जब बात करते हैं कि स्रोतस के अंदर जो निम्न प्रकार होते हैं वो 4 ही प्रकार बताए गए हैं, प्राकृत, विकृत एंड चिकित्सा के लिए और औषधि के लिए। तो प्राकृत जो रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिज्म का कार्य करेंगे। विकृत जो रहेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल जितने भी चेंज आएंगे वो डीजनरेशन, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी का कार्य करेंगे। चिकित्सा के लिए जब हम बात करते हैं तो वो अगर उसका मूल स्थान ही ग्रस्त हो गया तो उनकी चिकित्सा भी कठिन रहेगी। और औषध के लिए हम बात करते हैं कि भिन्न भिन्न सिस्टम्स में बांट के आयुर्वेद में औषध का प्रभाव कार्य बताया गया है। तो इसके अंदर आपने बात करी कि कौन से स्थान, आप ये श्लोक भी लर्न कर सकते हैं इनके मूल का, लेकिन जो आपको आसान पड़े मैं वो आपको बताती हूँ कि आपके लिए टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल के थ्रू आपको कंप्लीट एक मैप रहेगा। जितना आप टेबल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे उतनी एनाटॉमी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जब मैं आपको मॉडर्न कवर करवाऊंगी तब मैं आपको पोर्टल वेन भी कराऊंगी। पोर्टल वेन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा स्रोतस के बारे में, शिरा के बारे में एवं धमनी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड आपको कोई भी डाउट रहता है यू कैन कीप ऑन राइटिंग ऑन अवर कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।